बताइए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? सबसे पहले तो आप बताइए। चलो नमस्कार सभी छात्रों को। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और जल्दी से शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। लास्ट हम लोग कर रहे थे वचन, है ना? वचन की क्लास कर रहे थे हम यहाँ पर। तो वचन में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? तो ये बताइए कि कल जो हमने पढ़ा आप सभी लोगों को समझ में आया था ना? आ गया होगा। एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? जो हमने कल पढ़ा एक बार उसका रिवीजन करते हैं। हमने वचन के बारे में पढ़ा कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, क्या कहलाता है? वचन कहलाता है, ठीक है? अभी सबसे पहले देखते हैं, क्लास पढ़ते हैं अपनी। तो वचन हमने देखा कि हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमने जाना कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें वस्तु का एक होना पता चलता है, एक वचन कहलाता है। और बहुवचन में हमने जाना कि जिससे हमें संज्ञा का दो या दो से अधिक होना पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखे और ये नियम हमने दो प्रकार के जाने कि ये एक निर्विभक्ति रूप तरीका होता है और एक सविभक्ति रूप से तरीका होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था निर्विभक्ति रूप का। तो निर्विभक्ति रूप में हमने क्या पढ़ा था? तो निर्विभक्ति रूप का मतलब था जिसके साथ कोई कारक चिन्ह न लगा हो, मतलब जब कोई संज्ञा शब्द स्वतंत्र रूप से आया हो और उसका हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है, तब हमने कैसे उसका बहुवचन बनेगा हमने ये जाना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो हमने पॉइंट जाना था कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा। हमने क्या देखा था? आकारांत पुल्लिंग संज्ञा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो छात्र कल की क्लास में नहीं थे या जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी है, तो फिर आज की क्लास उनको कम ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो छात्र आज पहले दिन बैठे हैं या पहली क्लास ले रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले कल की क्लास पढ़ें, तो उन्हें आज की क्लास समझ में आएगी। यानी आज अगर वो पहली क्लास में आए तो फिर आज की क्लास उनको बहुत कम समझ में आएगी, तो कल से समझ में आना शुरू होगा, ठीक है? तो चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने आपको पहला नियम बताया था, कल आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी थी कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाते हैं और तब हम पुल्लिंग संज्ञा बनाते हैं। हमने काफ़ी सारा इसका अभ्यास किया। फिर दूसरे पॉइंट में हमने जाना था एकारांत ई, इकारांत उ, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं हमारी हमेशा एक वचन होती हैं और इनका बहुवचन इनके एक वचन के जैसा ही होता है। जब हम इन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो जैसी एक वचन में प्रयोग होती हैं वैसे की वैसी ही ये बहुवचन में प्रयोग होती हैं। कब, कहाँ? निर्विभक्ति रूप में, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, निर्विभक्ति रूप में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना था कि एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए के स्थान पर ए और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के तुरंत बाद ए जोड़ देते हैं, ठीक है? एक में हम ए को हटा देते हैं और एक में उसके साथ जो का त्यों आगे लगा देते हैं। हमने अभ्यास किया था इसका। नंबर 4 हमने नियम देखा जिसमें हमने जाना कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में हम यहाँ लगाकर, यानी इकारांत अगर स्त्रीलिंग संज्ञा है, अगर छोटी ई आई है तो हम यहाँ लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं, और अगर स्त्रीलिंग संज्ञा है और उसमें बड़ी ई आई है तो हम पहले बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित करते हैं और फिर यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह से हमने ऊ के बारे में देखा, अगर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ के तुरंत बाद ए लगा देते हैं, और अगर बड़ा ऊ आया है तो बड़े को पहले छोटे ऊ में बदलते हैं और फिर उसके बाद ए लगाते हैं।
ये हमने यहाँ पे पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने लास्ट जो देखा था कल की क्लास में, वो हमने देखा कि या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं का अगर हम बहुवचन बना रहे हैं तो केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करके हम उनका बहुवचन बना देते हैं। और हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था। और अब इसके आगे हम यहाँ पे सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलो, तो अब बात करते हैं हम सविभक्ति रूप की। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है सविभक्ति रूप। देखो, आपने सबसे पहले जान लिया निर्विभक्ति रूप। अब आपको ये बात जाननी है कि आपने जितने भी निर्विभक्ति रूप में बनाए हैं, चाहे पुल्लिंग, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे एकारांत, चाहे आकारांत, चाहे ई ऊ कारांत, ठीक है, कोई सा भी कारांत आपने बनाया है, अब सारे कारांत यहाँ पे एक जैसे ही बनेंगे। और वो एक जैसे किस तरह से बनेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इस बात को समझनी है कि जो सविभक्ति रूप होता है, मतलब जब कोई कारक चिन्ह आता है, किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है और उस संज्ञा का हम जब बहुवचन बनाने लगते हैं, जब किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है और उस संज्ञा का हम बहुवचन बनाने लगते हैं, तो हम उसका बहुवचन केवल दो चीजों के साथ ही बनाते हैं, वो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, या तो ओ या तो यो। ठीक है, क्या बात समझे? मैंने अभी आपको कहा कि अभी तक हमने जो भी 6 रूल पढ़े थे, उन 6 रूल में जितने भी हमने सारे शब्द लिए थे, उन सारे शब्दों का जब हम कभी कारक चिन्ह के साथ यानी सविभक्ति रूप में जब उनका बहुवचन बनाते हैं, तो हम उनका प्रयोग केवल दो के साथ करते हैं, या तो हम ओ लगाकर या तो यो लगाकर। अब सवाल उठेगा कि मैम हमें ये भी बता दें अगर कि कहाँ पर ओ लगाएंगे और कहाँ पर यो लगाएंगे। तो देखो, ध्यान देना, ये जो यो है, इस यो का प्रयोग जब भी कभी होगा इकारांत के साथ होगा, चाहे वो पुल्लिंग संज्ञा हो या स्त्रीलिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब भी इस यो का प्रयोग होगा वो इकारांत के साथ होगा, इकारांत यानी छोटी ई या बड़ी ई। और नियम वही रहेगा, अगर छोटी ई आएगी तो ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, और अगर बड़ी ई आएगी तो बड़ी को पहले छोटी में बदलेंगे और उसके बाद यों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आपने कल एक शब्द देखा हाथी, मैंने आपको वाक्य दिया था कि हाथी चिंघाड़ रहा है। ठीक है, तो आपने उसका बहुवचन बनाया हाथी चिंघाड़ रहे हैं। तो इस वाक्य में हाथी के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं था। लेकिन अगर हम कहें कि हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, तो अगर हम इसका बहुवचन बनाएं तो हम कहेंगे हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया। अब हमने हाथी से हाथियों क्यों बनाया? क्योंकि हाथी शब्द के तुरंत बाद कारक चिन्ह आया है। क्या समझाया मैंने? चलो इसको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे देखो, पहले यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण लिख के समझाती हूँ। आपने शब्द लिखा हाथी ने पेड़ तोड़ा। अब अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हाथी है, एक वचन है, लेकिन इस हाथी के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आया है, तो यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा? हाथियों। अब ध्यान देना, या तो बड़ी ई की मात्रा आई है, तो बड़ी ई की मात्रा को हमें क्या बदलना है? छोटी में बदलना है। और जब हम यहाँ पे यों का प्रयोग करेंगे, हाथियों ने पेड़ तोड़ा, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तब ये हमारा क्या बना? बहुवचन बना। किस कारण से? सविभक्ति रूप के कारण से। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं हाथी पेड़ तोड़ता है, तो फिर हम हाथी पेड़ तोड़ते हैं ऐसे ही बनाते, क्योंकि अगर कारक चिन्ह नहीं आएगा तो इसका रूप चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सविभक्ति रूप क्रियाओं का हमेशा आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ वाक्य में देखने को मिलेगा। तो जब इनका रूप वाक्य में देखने को मिलता है और कभी आपके पास किसी संज्ञा को ऐसे पूछ लिया जाता है, मान लो जैसे ये लड़का शब्द है,
ये संज्ञा है। आपको केवल केवल और केवल लड़का शब्द का आपको क्या बताना है, वचन बताना है कि इसका बहुवचन बताइए आपको कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो आप उसका केवल और केवल निर्विभक्ति रूप बताते हैं कि इसका क्या बनेगा, लड़के। यही तो आपने बनाया। तो सिर्फ हम क्या बताते हैं, निर्विभक्ति रूप बताते हैं, सविभक्ति रूप को नहीं बताते, क्योंकि वो कारक के प्रभाव से चेंज होता है। ठीक है, किसके प्रभाव से चेंज होता है, कारक के प्रभाव से चेंज होता है। तो इसीलिए परीक्षा में जब मैंने कल की क्लास में आपको पहला जो प्रश्न दिया था कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा या लड़के और लड़कों दोनों होगा, तो इसलिए हम सदैव क्या बताएंगे, केवल उसका निर्विभक्ति रूप ही बताएंगे कि निर्विभक्ति रूप उसका कैसे बनता है। सविभक्ति रूप कारक का प्रभाव है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई ना ये वाली? चलो, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पर इसने हमको समझाया है, यहाँ पे इसने हमको कहा है कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो बात मैंने आपको समझाई है उसी बात को इसने अपने ढंग से लिखा है। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि जैसे ये हमारी संज्ञा है, जब ये संज्ञा एक वचन में थी तो एक वचन में क्या आया, यहाँ पे ये इसका घोड़ा था, और जब हमने इसका निर्विभक्ति रूप बनाया था तो ये क्या बना था, घोड़े बना था। ठीक है, निर्विभक्ति रूप इसका बहुवचन क्या है, घोड़े। और इसी का सविभक्ति रूप बहुवचन क्या है, तो जैसे घोड़ों की, तो हमने की कारक चिन्ह लगा के रखा है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि इसका रूप क्यों चेंज किया है हमने। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये गधा शब्द है तो गधा का हमने निर्विभक्ति रूप बनाया, गधे बनाया, तो यहाँ पे हमने कारक चिन्ह लगा के सविभक्ति रूप बनाना चाहा तो गधों हो गया। समझ रहे हैं ना, क्यों हमने ओ लगाया। ठीक, इसी तरह से जैसे शब्द हो गया लड़का और शब्द हो गया जैसे भक्त, तो यहाँ पे लड़के, अब देखो भक्त का भक्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो आकारांत है इन तीनों में, तो इसलिए ये चेंज हो रहा था। लेकिन ये तो पुल्लिंग संज्ञा है, एकारांत है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा। आपको पता ही, आपने पढ़ा है निर्विभक्ति रूप में पुल्लिंग संज्ञा के साथ। तो अब इसका देखना, इसका सविभक्ति रूप क्या हो जाएगा, तो भक्तों हो जाएगा। मैंने आपको बताया ही ये वाली बात कि चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी कारांत हो, बनेगा एक ही तरीके से। ओ लगेगा सब में, ओ लगा दो सब में, सब ओ हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे शब्द हो गया स्त्री, तो स्त्री का हमने जब निर्विभक्ति रूप बनाया तो बड़ी ई की मात्रा थी, इसको छोटी ई की में बदला और यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो स्त्रियां हो गया। और यहाँ पे जब हमने इसका सविभक्ति रूप बनाया तो स्त्रियों हो गया, तो यों लग गया। अब यहाँ पे समझ में आया ना बात? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप दुनिया के हिंदी के जितने भी शब्द हैं, यानी हिंदी में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं, सारे शब्द इन रूल के अंदर आते हैं। जो रूल हमने बनाए इन्हीं से बनते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, चलो देखो, इसके बाद जैसे मान लो शब्द है आपका अध्यापिका, तो अध्यापिका को आपने निर्विभक्ति रूप बनाया था तो अध्यापिकाएं बनाया था। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद जैसे अध्यापिकाओं ने, तो ये हो गया। तो समझ सकते हैं, इस तरह से ये सारी चीजें हो जाएंगी। समझ में आया ये? अब इसमें वाक्य प्रयोग करना है आपको, और वाक्य प्रयोग करके इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग करिए और इसमें लिखिए एक वाक्य। जैसे मान लो मैंने अभी एक उदाहरण तो आपको दिया ही, एक और उदाहरण ऐसे लेते हैं। जैसे लिखो, मान लो हमने लिखा कि हाथी पुल पार कर रहा था। वाक्य हमने लिखा हाथी पुल पार कर रहा था। अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये बताइए जल्दी से। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बताएंगे? ठीक, जल्दी बताना है। तो हम इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? हाथी पुल पार कर रहे थे। सीधा हो जाएगा।
अगर हम कहें कि इस वाक्य में जो हमारी संज्ञा है हाथी, इस संज्ञा के साथ अगर कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। तो मान लो हम इसमें अगर कारक चिन्ह लगा देते हैं, तो हमने कहा कि हाथियों ने पुल पार किया। हाथियों ने पुल पार किया। तो आप देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे संज्ञा है, यानी हमने जो यहाँ पे संज्ञा ली हाथी पुल पार कर रहा था, तो इसमें हाथी क्या है, एक वचन है और इसके साथ कोई कारक चिन्ह यहाँ नहीं आया। तो जब इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया और जब हमने इसका यहाँ पर बहुवचन बनाया कि हाथी पुल पार कर रहे थे, तो ये ज्यों का त्यों रहा। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही, जैसे एक वचन था वैसा ही इसका बहुवचन रहा। लेकिन हमने इस बहुवचन के साथ, यानी बहुवचन जो हमारा हाथी है, हाथी शब्द के साथ हमने ने कारक चिन्ह लगाकर देखा तो तुरंत ये चेंज हो गया। कारक चिन्ह ने इस पे प्रभाव डाला और ये तुरंत चेंज हो गया। और इसने कैसे बनाया, हाथियों। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है ना कि कैसे परिवर्तन होंगे हमारे वचन में शब्द जब हमारे शब्द आते हैं। ठीक, तो चलिए ये बात समझ में आ गई हो गई आप लोगों को। चलो नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमको, ये बात समझो। पॉइंट नंबर 2 आपका कहता है कि जो संज्ञा आकारांत पुल्लिंग, ठीक है, जो संज्ञा, और जो संज्ञा में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आकारांत पुल्लिंग, यानी रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं जब हमने निर्विभक्ति रूप देखा। तो वो कहता है कि अगर जो संज्ञा एक वचन है हमारी, जो एक वचन थी आकारांत पुल्लिंग, यदि उसके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, कोई कारक चिन्ह आ जाता है, तो ऐसी संज्ञा में एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग करते हैं। ये वाली बात को समझो कि ये कहना क्या चाहता है। एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताती हूँ उदाहरण से। जैसे मान लो मैंने कहा कि लड़का रोटी खाता है। वाक्य सही है कि गलत, ये बताना है आपको। पहला वाक्य सही है कि गलत। दूसरा वाक्य है लड़के ने रोटी खाई। ये वाक्य सही है कि गलत। और तीसरा वाक्य है लड़का ने रोटी खाई। ये वाक्य सही है कि गलत। यहाँ 3 वाक्य हैं, 3 वाक्य में से एक वाक्य गलत है। वो कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से, फटाफट। ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। दूसरा क्या, दूसरा सही है कि दूसरा गलत है, तीसरा सही है तीसरा गलत है, ये चलो इसमें से कौन सा गलत है मैं ये पूछती हूँ। यहाँ 3 है, 3 वाक्यों में से 2 वाक्य सही हैं, 1 वाक्य गलत है। जो गलत है वो कौन सा गलत है ये बताइए। तीसरा, काफी सारे छात्र कह रहे हैं तीसरा। 1-2 छात्र ने बोला है दूसरा गलत है, और यहाँ पे एक छात्र ने गलत आंसर दिया है, 1-2 छात्र ने, बाकी सभी ने सही आंसर दिए हैं। जिन छात्रों ने इसका गलत आंसर दिया है और जिनको लगा है कि दूसरा वाला जो है वो गलत है, मैं समझती हूँ उनको भाषा का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, खड़ी बोली से तो वो थोड़े दूर हैं। याद रखिएगा, जो छात्र हमारे पूर्वोत्तर की तरफ है, यानी भोजपुरी जिनकी भाषा में ज़्यादा टच है या बिहार साइड के हैं, वो छात्र अक्सर कारक चिन्ह वाले शब्दों के साथ गलती करते हैं।
अगर आप देखेंगे बिहार साइड के लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, लड़का ने रोटी खाई, उनको ये सही लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में यही तो गेम आपको सीखना है हिंदी भाषा का। जब वो भोजपुरी का प्रयोग करते हैं तो भोजपुरी में ना कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। जो बिहारी बोली है, बिहारी बोली में कारक चिन्ह का लोप है, और कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे ही कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो वाक्य पे जो कारक चिन्ह का प्रभाव होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस वजह से उनको समझ नहीं आता कि कारक चिन्ह किसी भी शब्द में क्या बदलाव करता है, और उनसे यही बेसिक गलतियां होती हैं। तो वो बात आपको आज समझनी है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कारक चिन्ह इस पे प्रभाव डालता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला लड़का रोटी खाता है, तो लड़का के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो ये लड़का शब्द लड़का ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही हम इस लड़का शब्द के साथ कोई भी कारक चिन्ह लेकर आएंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कारक चिन्ह दे दिया, तो कारक चिन्ह आते ही ये लड़का लड़का ना रहकर लड़के हो जाएगा, और अब ये लड़के एक वचन ही है। ठीक है, ये बदल गया है, भले ही ये बहुवचन जैसा हो गया, लेकिन ये है क्या, एक वचन ही है। और इस लड़के का अगर जब हम बनाएंगे बहुवचन, यानी इसका अगर हम बहुवचन बना के चलेंगे तो क्या बनेगा, लड़कों ने रोटी खाई। और ये अपने आप हमको पता चल जाएगा कि लड़कों ने, तो हमने जैसे ही ने कारक चिन्ह लिया, तो ने कारक चिन्ह से पहले हमने ये पढ़ा है कि वो किस में बदलता है, किससे बनता है, वो बहुवचन औ से बनता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये हमारा गलत है, लड़का ने ऐसा लिखना गलत हो जाता है, ये बात आपको समझनी होगी। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि मैम फिर तो अगर आपने कहा है यहाँ पे आ का डंडा दिया है, अगर स्त्रीलिंग संज्ञा जैसे हैं हमारी, मान लो शब्द था हमारा माता, तो हमने अगर माता के साथ आ जाए कि माता ने खाना बनाया, तो हमने इसको माते ने खाना बनाया, ये क्यों नहीं किया, ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रूल काम करता है, जो मैंने आपको बताया कि आकारांत होने पर, कारक चिन्ह लगने पर ये ए में बदलेगा, ये केवल और केवल किसके साथ होता है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के साथ। किसके साथ, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के साथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, और ये कौन सा था, जब हमने निर्विभक्ति रूप का पहला रूप पढ़ा था, इसमें ध्यान देना है, पहला रूप ये। यहाँ जितने भी शब्द हैं ना, जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा के साथ कारक चिन्ह लगा के एक वचन बनाएंगे तो घोड़े हो जाएगा, हम कहेंगे घोड़े ने, ठीक है, एक हो जाएगा। ऐसी गधे ने, लड़के ने, पहिया, या हम कहते हैं जैसे मान लो पहिया में या पहिया को, ऐसा कुछ बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, पहिए में या पहिए को, इस तरह से। ऐसे ही कपड़ा, तो कपड़े के साथ भी कारक चिन्ह लेके आएंगे तब भी हमें कपड़े करना पड़ेगा इसे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग है, तो ये जितने भी सारे शब्द हैं, अगर हम इनके तुरंत बाद कारक चिन्ह लगाएं और ये एक वचन में ही रहें, कारक चिन्ह लगाएं और एक वचन में ही रहें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ए के साथ बोले जाएंगे, यानी आकारांत हट जाएगा। तो ये वाली चीज आपको कहीं किताब में देखने को नहीं मिलती, और ये प्रॉब्लम आपको पूरी लाइफ टाइम बनी रहती है कि ये कैसे हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे उदाहरण आपको समझाया हुआ है, अब देख लो, अब समझ लो। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि लड़का मैदान में दौड़ता है, ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़का मैदान में दौड़ता है, लड़का के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया, आराम से लिख गया एक वचन। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा कि लड़का ने रोटी खाई या लड़के ने रोटी खाई, तो ये वाला सही होगा और ये गलत हो जाएगा, सही कर इसको ऐसे। ऐसे ही शब्द दिया, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, घोड़ा के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया, सीधा सिंपल घोड़ा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ देखा हमने, घोड़ा ने रस्सी तोड़ी या घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, तो घोड़े ने रस्सी तोड़ दी ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कारक चिन्ह आ गया है, तो ये इस रूप में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना ये आपको। अब ये बताओ, अच्छा चलो इसमें ना हम कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं आगे समझने के लिए। तो यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग दिया है, तो यहाँ पे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, लिखो इसमें। जैसे हमने लिखा कोयला कई प्रकार का होता है, देखो कैसे परिवर्तन आपको दिखेगा। एक वाक्य लिख रहे हैं हम, आपको ये वाक्य शुद्धिकरण का भी पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोयला कई प्रकार का
होता है, बताना है ये सही है कि गलत, और साथ ही साथ लिखना भी है। और दूसरा वाक्य लिखो, झारखंड में कोयला की खान है। अब ये बताना है कि यहाँ कोयला की आएगी या कोयले की आएगी। ठीक है, दोनों में से बताना है, जल्दी से बताइए। ऊपर वाला वाक्य तो हमारा सही है कि कोयला कई प्रकार का होता है, दे दिया हमने, कोयला लिखा, आकारांत है, पुल्लिंग संज्ञा है। ठीक है, अब बताइए दूसरा कि झारखंड में कोयला की खान है कि कोयले की खान है। कोयले की, बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही बात है। तो ये सही होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसे ही लिखिए, इसको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से ही जैसे मैंने बताया, ताकि आपको याद रहेगा कि कोयला की नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना है कोयले की खान है। वाक्य शुद्धिकरण का बहुत बड़ा पार्ट है ये, समझ में आया। चलो एक और उदाहरण लिख लो यहां पर। जैसे मान लो, अगला उदाहरण हम लिखते हैं। हमने एक वाक्य प्रयोग किया, बच्चा स्कूल जा रहा है। ये वाक्य सही है कि गलत। और दूसरा लिखना है, बच्चा ने दुकान से पुस्तक खरीदी। बच्चा ने दुकान से पुस्तक खरीदी। तो ये सही होगा या बच्चे ने दुकान से पुस्तक खरीदी, दोनों में से बताना है कौन सा सही होगा। बताइए जल्दी से फटाफट। बच्चे ने दुकान से, ठीक है, चलो बहुत सुंदर, आप सभी लोग जान गए। तो बच्चा ने ये गलत हो जाएगा और बच्चे ने ये हमारा सही हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा वाक्य सही है, ठीक है, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो बात समझ में आ गई ना आपको ये। चलो यहाँ पर हमको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है, जल्दी से देखते हैं फटाफट से अगला। अन्य महत्वपूर्ण बातें, जो यहाँ पे दिया है ना, अन्य महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे लगा दो स्टार। ये समझ लो एग्जाम में यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछेगा सीधा, एकदम ज्यों का त्यों। अन्य महत्वपूर्ण बातें, तो यहाँ पे देखो पहला वाक्य हमारा क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग, जन, ये बात ध्यान रखिएगा, ये चार। और यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गण, वृंद, लोग, जन, ये प्रत्यय भी कहलाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कई बार ये पूछा गया है कि ये प्रत्यय हैं या शब्द हैं, तो ये इन्हें प्रत्यय भी कह देते हैं, इन चार शब्दों को जो दिए हैं। आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है और इनके साथ ओ या यो का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी अगर हमने इनके साथ लगाया, यानी जैसे शब्द है हमारा लोग तो लोगों नहीं करेंगे, अगर शब्द है हमारा जन तो जनों नहीं करेंगे। कैसे, किस प्रकार से, समझो। देखो उदाहरण दिया है कि जैसे मान लो बालक शब्द है, अब हम इस बालक को, बालक का अगर हमें बहुवचन बनाना है मान लो, तो बालक एकारांत है तो इसका बालक का बालक ही बहुवचन रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसे अलग से बनाना चाहते हैं, तो हम इसके पीछे गण शब्द का प्रयोग कर दें। तो बालक गण कह देने से भी ये बहुवचन का प्रदर्शन करता है। ऐसे ही शिक्षक गण, ऐसे ही भक्तगण, ऐसे ही पाठक गण, ऐसे ही विद्यार्थी गण, ठीक है, ऐसे ही व्यापारी गण, अतिथि गण,
गुरुजन, मतलब गण की जगह जन भी आ जाते हैं। अब ध्यान रखना हर शब्द के पीछे गण नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ना थोड़ा रटना पड़ेगा कि जिन शब्दों के पीछे यहाँ लिख कर दिया है गण, तो ये गण, इनके पीछे गण लगाते हैं। कुछ शब्दों के पीछे जन और गण दोनों लगा देते हैं, जैसे भक्त जन हो गया तो भक्त गण हो गया, ठीक है। तो शिक्षक जन कह देते हैं, शिक्षक गण भी कह देते हैं। गुरुजन कहते हैं, गुरु गण भी कह देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। स्त्री जन कहेंगे, स्त्री गण नहीं कहते। मित्र जन कह देते हैं, मित्र गण कह देते हैं। गरीब लोग, जब हम लोग शब्द भी लगा देते हैं कभी कभी किसी शब्द के पीछे, तो वो भी बहुवचन का भाव देने लगता है। अमीर लोग, नेता लोग, जाट लोग। अब वृंद शब्द आता है, नारी वृंद। इस वृंद का मतलब होता है समूह, तो नारी वृंद का मतलब हो गया नारियों का समूह। प्राणी वृंद हो गया प्राणियों का समूह, ठीक है। शिशु वृंद का मतलब शिशुओं का समूह। हालांकि इन चारों का अर्थ ही होता है का समूह, ठीक है। और समूह होते ही ये क्या बना देता है, बहुवचन बना देता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार आता है, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि 4 आपको शब्द दे देगा, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, और आपसे कहेगा इनमें से वह कौन सा शब्द है जो प्रत्यय के रूप में काम नहीं करता, और इनमें से 3 शब्द तो होंगे और चौथा कोई अलग दे देगा और कहेगा प्रत्यय के रूप में काम नहीं करता, ऐसे। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये गण क्या करता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है, ये भी किसी भी शब्द के पीछे लग के कोई भाव देता है। तो जो किसी शब्द के पीछे लग के भाव देता है वो प्रत्यय होता है और प्रत्यय की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं, तो कुछ उदाहरण यहाँ आपको दिए हुए हैं, इनको समझ लीजिए। जैसे यहाँ दिया है, भक्त जनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा वाक्य, यहाँ से भक्त जनों से अनुरोध है, क्योंकि आप तो अभी ओ यूं पढ़ के आए हैं तो आपको लगेगा कि कारक चिन्ह दिया है, इसके बाद ये होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना, इस वाक्य में आपको बताया है कि जन के बाद ओ या यो का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला वाक्य आपका सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, समझ गए ये बात। चलो, ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा देता है कि शिक्षक गणों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए। अब देखो यहाँ को कारक चिन्ह दिया है, इससे पहले ये गणों ने, ये नहीं होगा क्योंकि इस वाक्य में अभी समझाया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब शिक्षक गण को विद्यालय में समय पर आना चाहिए, मतलब शिक्षकों के जो समूह है उन सबको क्या होना चाहिए, विद्यालय में आना चाहिए। तो ये वाला वाक्य सही होगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको लगाते रहिएगा, ये दिमाग में रखने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है इनको। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। यहाँ पे हमारी कुछ संज्ञाएं दी हैं जो हमेशा कहाँ रहती हैं, बहुवचन में रहती है। रट लेना, इनके पीछे का लॉजिक मत पूछना कि इनका क्या कारण है, क्यों इनको बहुवचन में रखा गया है। तो रखा गया होगा किसी कारण से, मैंने नहीं रखा, विद्वानों ने रख दिया है, ठीक है। तो विद्वानों ने रख दिया है तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द हैं जो आपके एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। हर साल आपसे पूछा जाएगा हस्ताक्षर बताओ क्या है, एक वचन है बहुवचन, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपके वाक्य में प्रयोग करके दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि मैंने पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया, ये वाक्य सही है कि गलत, तो गलत हो जाएगा। मैंने पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए, दिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। प्राण, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इतनी बार पूछा जाता वाक्य शुद्धिकरण में, लगभग हर साल आ रहा है। तो उसका प्राण नहीं, उसके प्राण, क्योंकि प्राण क्या है, बहुवचन है, ठीक है। ऐसे ही दर्शन बहुवचन है, होश बहुवचन है, आंसू बहुवचन, होठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि, ये सब क्या है, बहुवचन है। यहाँ जो लिखे हैं ये सारे बहुवचन है, रट लेना। अक्षत कहते हैं वह चावल जिसे माथे पर टीका करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। कई सारे छात्र सोच रहे होंगे अक्षत क्या होता है। अक्षत कहते हैं वह चावल जिसे माथे पर टीका के लिए रखा जाता है, उसे अक्षत कहते हैं। तो यह भी बहुवचन आता है, ये भी क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। चलो देखो हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं।
जैसे देखो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, आपका दर्शन प्राप्त हुआ तो मैं धन्य हो गया। भाई ये धन्य नहीं है, ये धन्य है। ये ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको ना इस शब्द को काट के ना सही से लिख लो, धन्य लिखो यहाँ पर, ठीक है। दोनों में ये टाइपिंग मिस्टेक है, फॉन्ट के चलते में चेंज हो जाता है। तो आपका दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया, तो भैया आपके दर्शन नहीं, दर्शन तो हमारा क्या है, बहुवचन है, तो ये गलत हो जाएगा, आपके दर्शन, तो ये सही है, ठीक है। आपके दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया। ऐसे ही आएगा, आजकल तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, तो तुम्हारा नहीं तुम्हारे, क्योंकि बाल क्या है यहाँ पे, ये बाल सिर के बाल, हेयर से है, बाल बच्चे से नहीं है। इसका सेंस है सिर के बाल से, तो सिर के बाल क्या है हमारे, बहुवचन में आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला सही हो जाएगा वाक्य। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट। कई बार हमारे दिमाग में एक बार ये वाली बात आ गई होगी कि जैसे ही हमने ये वाली चीज देखी यहाँ पे कि यहाँ से हम देखते हैं कि नेत्र हैं, कान हैं, दोनों आ जाते हैं, तो हमारा दिमाग जाता है कि आँख और कान ये दोनों एक साथ आ गए, तो क्या हमारे दोनों के दोनों मतलब जो हमारे शरीर में दो होते हैं या जोड़े में होते हैं उन्हें हम बहुवचन में रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई तर्क नहीं है। ध्यान रखना, बहुवचन में उसी अंग को रखेंगे जो दो हैं लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब क्या समझे? जैसे हमारे कान, जब हम किसी बात को सुनते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि आधी बात इससे सुनी आधी बात इससे सुनी, नहीं, दोनों कानों में हमें बराबर सुनाई देता है, और नहीं सुनाई देता तो किसी से नहीं सुनाई देता, ठीक है। ऐसे ही जब हम आँख से देखते हैं तो ये नहीं कि ये आँख कुछ और देख रही है, ये आँख कुछ और देख रही है, दोनों आँख मिलके एक चीज़ को देख रही हैं। अगर ये अलग अलग देखती तो हमें हर चीज़ दो नज़र आती, लेकिन हमें एक चीज़ एक ही नज़र आ रही है, तो ये आँखें जो है क्या देख रही है, एक साथ मिलकर देख रही है। तो एक साथ मिलकर जो अंग हमारे काम करते हैं वही हमारे बहुवचन में आते हैं। अब जैसे मान लो हम हाथ की बात करें, हाथ भी हमारे पास क्या है, दो हैं, तो क्या ये बहुवचन में होंगे? नहीं, ये एक वचन में होंगे। क्यों? क्योंकि एक हाथ को हम आराम से ऐसे रख सकते हैं और इससे हम काम कर सकते हैं, हम पूरा टाइम लिख सकते हैं, इसे हिलाए भी नहीं। तो ध्यान रखना, जो अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं वो अंग हमारे किस में आते हैं? बहुवचन में। अब आप कहेंगे मैडम किसी की तो एक आंख नहीं होती, तो फिर क्या वो उसकी दूसरी आंख काम नहीं करती? तो देखो वो रेयर केस होता है, वो आप जानते हैं, हम कॉमन की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर किसी का एक कान खराब हो जाए तो दूसरे से ही सुनेगा बेचारा, क्या करेगा, है ना। तो ये ऐसे नहीं समझना, आपको समझना है नेचुरली जो हमारे कुदरत ने हमारे साथ जो दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नाक है तो हमारी नाक में दो छेद होते हैं, ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास बहुत, अब तक के उसमें मेरे से छात्रों ने इस तरह के सवाल बहुत कर दिए हैं। बोलते हैं कि नाक के तो दो छेद हैं, तो भाई अगर ऐसे काउंट करने बैठोगे तो फिर नहीं, नाक आपको ऊपर से एक दिखाई दे रही है इसलिए नाक सिंगल है ना। और आंसू भी आपका बहुवचन इसलिए होता है कि जब आप रोते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी आंख से एक आंख रोती है, रोती दोनों आंख हैं, दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं, इसलिए आंसू भी किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं, वो जोड़े से मतलब निकलते हैं बाहर। अब कोई छात्र तो ऐसे भी बोलता है मैम लेकिन मैं रोता हूँ तो मेरी एक ही आंख से आंसू बाहर आता है, तो भैया वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है कि तुम एक आंख से रो रहे हो, हाँ। लेकिन कॉमन चीज में क्या होता है कि जब कोई इंसान रोता है तो उसकी दोनों आंखों से ही आंसू निकलते हैं, इसलिए आंसू भी किस में आता है? बहुवचन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। अब हमने बात करी कि कुछ संज्ञाएं हमारी क्या होती है? बहुवचन होती हैं, लेकिन कुछ संज्ञाएं हमारी एक वचन होती हैं। तो देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ शब्द देखने हैं, जैसे जनता है, प्रजा है, भीड़ है। अब यहाँ पे आपको देखकर ध्यान देना है कि ये जो सेना है इसको काट लो, सेना का हमारा क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कारक चिन्ह के साथ इसमें आ जाता है इसका बहुवचन। हम कहते हैं तीनों सेनाओं ने, तो ये बन जाता है। लेकिन अगर हम जनता शब्द की बात करें तो यह जनता हमेशा एक वचन में रहेगा, विभक्ति के साथ भी और विभक्ति के साथ नहीं भी, है ना। तो इसी तरह से प्रजा और इसी तरह से भीड़,
तो सेना को काट लेना है यहाँ पर। पुलिस भी आपका हमेशा सेम एक वचन में रहता है, और सरकार को काट दो, ठीक है। सरकार भी आपका सरकारों हो जाता है, सभी राज्यों की सरकारों ने ये फैसला लिया है। तो यहाँ पे यानी हमारी विभक्ति आ जाने के साथ इनमें ओ का प्रयोग हो जाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी शब्द यहाँ पर दिए हैं, संसद या वर्षा या पानी, धातु अधातु में जैसे हमारे सोना चांदी, तांबा कोयला, ऐसे शब्द होते हैं। तो ये सारे शब्दों के नाम ये सब हमारे क्या रहते हैं, एक वचन ही रहते हैं, हमेशा इनका ओ या यो भी नहीं बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। चलिए, तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं, हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण लिख लीजिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक वाक्य लिखिए कि इस बार जनता ने तय किया है। इस बार जनता ने तय किया है कि वह सड़क पर उतरेगी। सड़क पर उतरेगी। देखो, तो अब भले ही यहाँ पे जनता शब्द के साथ ने कारक चिन्ह आया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भले ही जनता के साथ क्या आया, ने कारक चिन्ह आया, लेकिन इस शब्द के साथ हमारा कोई वचन चेंज नहीं होगा। जनता एक वचन है तो एक वचन ही रहेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये जनता शब्द, ठीक है। ये तो मैंने लगा ही दिया, ऊपर जितने भी रूल हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। ऐसे ही अब हम पॉइंट जानते हैं कुछ आगे। एक और पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी, हमारी बोलचाल, हमारी सारी चीज़ों के लिए भी, यानी हमारे व्यावहारिक जीवन, हमारे संस्कारों के लिए भी ये पॉइंट सीखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है, भले ही वो एक व्यक्ति क्यों ना हो। बात को समझो, यहाँ पर आदरणीय व्यक्तियों, ठीक है, जो हमारे लिए आदरणीय है। भाई अब आदरणीय क्या है, तो अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हमारे भारतवर्ष के लोग या हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया है कि जो हमारी उम्र से बड़ा है वो हमारे लिए आदरणीय है। तो हमारी उम्र से अगर यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई हमसे एक दिन भी बड़ा है तो भी हमारे लिए वो सम्माननीय है, यानी हमारे लिए आदरणीय है। तो हिंदी भाषा यही कहती है कि आपकी उम्र से जो बड़ा वो आपके लिए क्या है, आदरणीय। तो आदरणीय व्यक्ति चाहे एक ही हो, सिंगल ही हो क्यों ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, बहुवचन में रहेगा। फिर दूसरा, आपके देश के महापुरुष, यानी महापुरुष ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया हो, समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, जिन्हें महापुरुष का दर्जा दिया गया हो, तो हम उनको हमेशा बहुवचन में ही रखते हैं उनका प्रयोग, भले ही वो एक ही व्यक्ति के बारे में हम क्यों ना बात करें। और फिर उसके बाद आता है उच्च पदों पर आसीन। उच्च पद पे मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, ठीक है, न्यायाधीश जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह की जो पोस्ट हैं हमारे उच्च पद जो हैं उन पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, भले ही वो हमारी उम्र से क्यों ना हमें कम लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन वो उस पोस्ट पे बैठा है तो वो हमारे लिए आदरणीय, सम्माननीय होगा। और आदरणीय हो गया तो फिर हम बहुवचन में रखेंगे उसको। तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ दिया है, मतलब हम इसमें उदाहरण लेके चलें तो पहला उदाहरण लिखिए। इसमें हमने लिखा है यहाँ पर कि कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, या कल यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे। अब हम ऐसा भी लिख सकते थे क्या कि कल यहाँ प्रधानमंत्री आएगा, नहीं भाई, प्रधानमंत्री तो सिंगल है, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री जो पोस्ट है वो हमारे लिए क्या है, आदरणीय ही है, यानी उच्च पद है। तो उच्च पद है तो उच्च पद के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, आएंगे, ठीक। अब इस तरह से मान लो जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। शिकागो गए थे। अब हम ये भी लिख सकते थे क्या कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गया था? तो नहीं, वो गलत हो जाता हमारा वाक्य, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमारे लिए एक महापुरुष हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया, यानी हमारे देश को काफ़ी कुछ ज्ञान दिया। तो एक हम उनको किस में रखते हैं? सम्मान की दृष्टि से रखते हैं, तो हम उनको किस में रखेंगे? बहुवचन में रखेंगे। इसी तरह से एक वाक्य और लिखो, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, तो मेरे पिताजी, हमने मेरा पिताजी क्यों नहीं कहा कि मेरा पिताजी आने वाला है? हमने कहा मेरे पिताजी आने वाले हैं, जबकि पिताजी तो एक ही होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पिताजी क्या है? हमारे लिए आदरणीय हैं। आदरणीय हैं तो बहुवचन में रखेंगे। अब इसमें अब बात आती है कि मैडम हम पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को, नाना जी को, मामा जी को, बड़े भाई को, इन सबको किस में रखेंगे? तो ये सब के सब बहुवचन होंगे। ठीक है, क्यों बहुवचन होंगे? ये हैं एक व्यक्ति, लेकिन हमने इनको माना क्या है कि ये हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हमने उनको किस में रखा? बहुवचन में रखा। ठीक है, चलो आगे देखो, समय नहीं है, क्लास का समय हो रहा है, अगली क्लास का। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिया, प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। देखो अब यहाँ पे आपके दो शब्द दिए हैं, एक में दिया हुआ है प्रत्येक आदमियों को और यहाँ दिया है प्रत्येक आदमी को। तो याद रखना, जब आपका कहीं प्रत्येक शब्द रख जाए तो इसके साथ आदमियों ये वाला प्रयोग करना गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये वाक्य आपका सही रहेगा प्रत्येक आदमी को। ठीक है, तो यानी आदमियों नहीं होगा, प्रत्येक के साथ जैसे दिया है, यानी एक की बात कर रहे हैं तो एक की बात कर रहे हैं तो एक वचन। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर चलो देखो नंबर 6। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 कहता है अनेक स्वयं बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का प्रश्न है। मैंने मोहन को अनेकों बार समझाया या मैंने मोहन को अनेक बार समझाया, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, इसमें मैंने मोहन को अनेकों बार समझाया या मैंने मोहन को अनेक बार समझाया, कौन सा सही होगा? जब आपसे पूछती हूँ तब सही नहीं है, अनेक बार, बिल्कुल। और ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, यही सही होगा। अगर ये आए तो देखते ही काट देना, वाक्य में आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही अनेकों देखा हुआ मिले, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही एग्जाम में क्या होता है, आता है। चलो देखो नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको बताती हूँ एक बात जल्दी से, फटाफट, अगली क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों। अब मैं आप लोगों की ये वाली क्लास हमारी खत्म हो जाएगी ना, तो आप तो आराम से इसमें पढ़ेंगे। लगातार बैचेस हो जाते हैं मेरे। चलो एक पॉइंट रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में एक सवाल रहता है हमेशा कि जैसे ही हम लिखते हैं, कहीं पर तो हम है लिखते हैं और कहीं पर हम हैं लिखते हैं। ये कहाँ पर हम है लिखते हैं और कहाँ पे हम है लिखते हैं, यानी बिंदी कहाँ लगाते हैं। और दूसरा कभी सवाल आपका रहता है कि जैसे मान लो हमने लिखा रहा है और कहीं पे हम लिखते हैं रही हैं, रहे हैं। ठीक है, ऐसे यानी कहीं पर तो हम एक ही जगह पे एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, यहाँ बिंदी का नहीं प्रयोग करते, लेकिन कहीं पर हम दो दो बिंदियों का प्रयोग करते हैं। तो इस वाली बात को समझ लो, ये बिंदी का प्रयोग हम कब, कहाँ, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका लॉजिक जल्दी से समझ लो। यहाँ पे पॉइंट में पंक्ति में आपकी लिखी हुई है का प्रयोग एक वचन में तथा हैं का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। उसी प्रकार रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में तथा रहे हैं, रही का प्रयोग एक बहुवचन में करते हैं। अब इस बात को अच्छे से समझ लो जल्दी से, फटाफट। बात यह है कि देखो जब आप लिखते हो है, ये क्या है, एक वचन है।
अगर मैं कहूँ आप इसका बहुवचन लिखो तो आप लिखेंगे है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है? तो हम इन दोनों में अंतर दिखाने के लिए हम बहुवचन में बिंदी लगा देते हैं और हमें ये बात पता चल जाती है कि जब हम किसी का बहुवचन, यानी सहायक क्रिया की बात कर रही हूँ मैं इस समय, संज्ञा की नहीं, सहायक क्रिया की, ठीक है। तो हम सहायक क्रिया के बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। इसी तरह से हमने एक सहायक क्रिया और है हमारी रहा। तो जब इस रहा का हम बहुवचन बनाते हैं तो इसका बहुवचन बनता है रहे। तो रहा में अंतर है, रहे में, इन दोनों में आपस में अंतर है। तो हमें पता चल जाता है कि रहा जो सहायक क्रिया है वो एक वचन है और रहे जो है वो बहुवचन है। तो दोनों में अंतर आ गया। जब इनमें दोनों में अंतर आ गया तो हमें इनके साथ कोई बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके साथ जैसे ही हम यहाँ पर है लिखते हैं तो ये तो एक वचन है, तो एक वचन, और जैसे ही इसके साथ ये बहुवचन आएगा तो केवल और केवल हमें है पे बिंदी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन है में अंतर हमें दिखाना है। बाकी रहा और रहे में अंतर स्वयं है। फिर ऐसे हम इसका स्त्रीलिंग लिखते हैं तो स्त्रीलिंग में आता है रही है। तो हमको ये पता है कि रही है ये एक वचन हो गया स्त्रीलिंग का। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं रही है, तो यहाँ पे अगर हम रही है लिखें तो अब बताइए कि इसमें और इसमें कोई अंतर हुआ नहीं ना, दोनों में दोनों एक जैसे। तो इस सहायक क्रिया में अंतर दिखाने के लिए हम दोनों पे, यानी इसमें और इसमें अंतर दिखाने के लिए इस पे बिंदी लगा देते हैं और इसमें अंतर दिखाने के लिए इस पे बिंदी लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्त्रीलिंग सहायक क्रिया जो है उसमें दोनों पे बिंदी पाई जाती है, और जो पुल्लिंग सहायक क्रिया यहाँ पे दिए रहे हैं तो इसमें एक पे पाई जाती है। तो जहाँ पे जैसा जिसका जब प्रयोग होगा, चाहे ये सिंगल हो या ये डबल में आए, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, यानी ये है एक वचन और ये है बहुवचन, तो आप अपने इस हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्लास को मुझे अभी जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। अब आप लोगों के डाउट होंगे बहुत सारे। तो आज हमारा क्या है, बृहस्पतिवार है, कल हमारा शुक्रवार है, यानी शनिवार को आप लोगों की मैं डाउट क्लास लूँगी, ठीक है। और अगर नहीं तो रहेगा बाद में, तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं उसको, मैं जैसा भी होगा उस समय बता दूंगी, ठीक है। तो आज यहाँ पे समझ गए ना। तो चलो ये आपको बताना है। चलो जो भी डाउट रहेगा उस दिन पूछेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।